नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो एबीपी गंगा पर एमएसएमई अधिवेशन को लेकर चर्चा लगातार जारी है। एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ा हुआ है। और अब सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो है नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई। नवनीत जी, आपका एबीपी गंगा पर और इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नवनीत जी, पहला सवाल यही है कि कोरोना का संक्रमण चल रहा है, देश दुनिया में कोरोना का असर है। आपदा के बीच में अवसर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, तो कितने अवसर अब तक आप लोग तलाश पाए, कितने ढूंढ पाए? देखिए, एमएसएमई जो है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है। पूरे देश के लगभग 14% एमएसएमई जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं और एक बहुत बड़े जो हमारा अंश है रोज़गार का पूरे प्रदेश में वो एमएसएमई के माध्यम से होता है। और आत्मनिर्भर भारत के अभियान में एमएसएमई का एक बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका को प्रदेश सरकार पूरी तरह से उनको आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए प्रदेश को वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और इसमें हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इस दौरान कोरोना महामारी के काल के दौरान और ज़्यादा तेज़ी से किए जा रहे हैं। आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूं। जैसे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर पैकेज घोषित किया है उसमें हमारे यहाँ लगभग 7 लाख इकाइयों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए वितरण होने थे, जिनमें से हम लोग अब तक लगभग 5 लाख इकाइयों को लगभग 9,000 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो हम लोग बैंकों से जो उनको अतिरिक्त सहायता के रूप में मिलने थे वो करा चुके हैं। आपको याद होगा कि पहले जैसे ही ये कोरोना काल के समय में हम लोगों ने पहली एक ऑनलाइन मेला आयोजित किया था जिसमें लगभग 57,000 लोगों को नए इकाइयों को ऋण दिया गया था। नई इकाइयों का मतलब है कि एक इकाई में 3 से 4 का रोजगार पैदा होता है। उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने 2,67,000 पुरानी इकाइयों को और 1,35,000 नई इकाइयों को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ऋण वितरण कराए थे। और अभी जल्दी ही लगभग 2.5 लाख इकाइयों को ऋण वितरण का प्रोग्राम है, ऑनलाइन ऋण मेला आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है कि इस समय कोरोना में जो हमारी एमएसएमई सेक्टर थोड़ा सा प्रभावित हुआ है उसको कठिनाइयों से निकालने के लिए ये जो 20% भारत सरकार की तरफ से उनको अतिरिक्त ऋण लिया जा रहा है, इसकी हम लोग मॉनिटर करके पीछा करा रहे हैं और साथ साथ नई इकाइयों की स्थापना भी साथ साथ कराई जा रही है। चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट पड़ा है, असर पड़ा है एमएसएमई सेक्टर पर, वो असर कितना पड़ा, किस हद तक पड़ा है? और अगर मैं सिर्फ रोजगार के आंकड़ों की ही बात करूं तो अगर आप उस आंकड़ों के जरिए अगर आप बता सकें वो कितना असर पड़ा? नहीं, देखिए साहब, कुछ दिन के लिए जो लॉकडाउन में इकाइयाँ बंद हुई थी उतना है, बाकी अब सब इकाइयाँ लगभग चालू हो गई हैं। इस समय हमारे प्रदेश में लगभग 8 लाख एमएसएमई जो हैं वो चल रही हैं, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। उनमें जो प्रवासी मजदूर आए थे उनमें भी रोज़गार उनको मिला है। और इसके अतिरिक्त मैं जो आपको बता रहा था कि हम लोग जैसे 1,57,000 पहले खेप में हमने नई इकाइयाँ स्थापित कराने के लिए बैंकों से टाइप कराया था, 1,36,000 दूसरे वाले में कराया था और लगभग 1 लाख को अभी कुछ हफ्ते 10 दिन में एक प्रोग्राम और होने वाला है और कराएंगे। तो आप इसी को अंदाज़ लगा लीजिए कि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा नई इकाइयाँ एमएसएमई की स्थापित हुई हैं पिछले 4 महीने में, जिस दौरान ये कोरोना का पीरियड रहा। और उस दौरान सर स्थापित हमने हुए, इसका इनके मतलब सारे नई पेपर इकाइयां वर्क स्थापित ऑनलाइन होना, कराया इसका ताकि मतलब किसी रोजगार को सृजन होना, रोजगार का पैदा होना, रोजगार इतना लगा होगा। तो फिर बेरोजगारी दर इतनी बढ़ क्यों रही है सर? जी, ये जो नई इकाइयां हैं इनमें जो है कम से कम 3 से 4 व्यक्ति सीधे तौर पर इसमें रोजगार पा रहे हैं
और कम से कम 3 से 4 अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार पाते हैं, क्योंकि जब इकाई चलती है तो कहीं से सामान खरीदता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है, कोई उसका पुर्जे बनाता है। तो अब अगर आप देखिए, ये लगभग 2.5 लाख जो इकाइयाँ स्थापित हुई हैं, उनमें लगभग 10 लाख लोगों को, नए लोगों को रोज़गार मिला है, नया रोज़गार सृजित हुआ है। तो ये प्रक्रिया हमारी चल रही है और ये चलती रहेगी। इसके बाद जो हमारा जो ऑनलाइन वाला, हमने सारी हमारी जो रोज़गार की योजनाएं हैं एमएसएमई की, उनको सबको हमने ऑनलाइन कर दिया है, ताकि अगर कोई किसी का मूवमेंट अफेक्ट हो रहा हो तो घर बैठ के या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपना एप्लीकेशन बैंक में लगा सकता है और उसको फिर हम लोग मॉनिटर करते हैं। ये एमएसएमई की जो समस्याएं थी उसके लिए हमने एक नया ऐप चलाया, वो एमएसएमई साथी करके हमने एक ऐप रखा है। उस ऐप से हमने बैंकों को, जीएसटी के विभाग को, बिजली के विभाग को और आपका ये एमएसएमई विभाग को, लगभग सभी विभाग जहां से एमएसएमई को दिक्कतें आ सकती हैं, सबको जोड़ा है। नवनीत जी, इसी ये से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि जब मैं आपसे चर्चा करने वाला था उससे पहले लोगों का फीडबैक भी हम ले रहे थे, लोग अपनी बातों को रख रहे थे और लोगों ने कुछ अपनी परेशानियां, अपनी बातों पर अपना एक्सपीरियंस रखा है कि जब सरकार इस तरह की योजना, इस तरह की पॉलिसीज लेकर आती है और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसका क्रियान्वयन उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से दिखाया जाता है। वो बैंक जाते हैं लोन के लिए, बैंक नहीं मिलता है। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कितना सरल और सुगम किया गया है आप लोगों की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो प्रक्रिया है और आप लोगों की तरफ से क्या गया, वो आप जरूर बताएं। हमने अब ऑनलाइन कर दी है। नहीं, हमने जैसे कहा, मैंने बताया कि सारी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन कर दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में लोग आ जा नहीं रह पा रहे थे, तो सब ऑनलाइन ही उनके पेपर वर्क कराया गया, ऑनलाइन ही लोन भी सेंक्शन हुए। आप देखिएगा कि 2 महीने में जब लॉकडाउन रहा है तब भी हमने लगभग 1,90,000 इकाइयों को नए ऋण स्वीकृत करा के उनको नए इकाइयों को रोज़गार में लगाया है। तो ये देखिए, ये इश्यूज़ रहते हैं। जैसे आप कोई बैंक के पास एप्लीकेशन जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि बैंक हर एप्लीकेशन आपकी स्वीकृत कर दे। वो वायबिलिटी देखते हैं, वो उस बिज़नेस की प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं, वो उसका जो आप लोन लेने जा रहा है उसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि वो पहले तो नहीं डिफ़ॉल्टर रहा है। ये सारी चीज़ें बैंक देखते हैं। तो बैंक 100% जो एप्लीकेशन जा रही हो वो स्वीकृत कर रहा हो, ऐसा नहीं है। 2-4 तो रिजेक्ट होती हैं और जो रिजेक्ट होंगी वो ऑब्वियसली कहेंगे कि साहब हमारा लोन नहीं सेंक्शन हुआ है। लेकिन जो सिस्टम्स हैं वो हमने इन प्लेस किए हैं कि जैसे एक हमारे यहाँ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है, हम हर महीने उनके साथ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मीटिंग करते हैं, उनसे रिव्यू करते हैं कि आपके बैंक में कितनी एप्लीकेशंस आई और आपने कितनी स्वीकृत की। और हमने उन बैंकों को ये निर्देश दिया और बैंकों ने भी हमें बताया है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से पहले एक लेवल अप जाती है। जैसे एजीएम अगर के पास कोई एप्लीकेशन है और अगर उसको रिजेक्ट होना है तो जीएम रिजेक्ट करेगा, ताकि वो एक लेवल ऊपर तक जाके रिजेक्ट हो, ताकि उसका पूरा जस्टिफिकेशन हो। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो हमारी एमएसएमई साथी ऐप हमने बनाया है, आपके माध्यम से मैं जो आपके एमएसएमई के साथी सुन रहे हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगा, ये बहुत ही आसान ऐप है। कंप्यूटर पे भी है, एंड्रॉयड फ़ोन पे भी है। आप फ़ोन के माध्यम से भी इसमें अपना जो आपकी दिक्कत है, मान लो कोई बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, आपने एप्लीकेशन लगाई है, तो आप अपना पूरा इसमें डाटा भर सकते हैं। वो हम फिर बैंक से हम लोग पीछा करते हैं कि भाई आपने इस इकाई को ऋण क्यों नहीं दिया, क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है इसमें। और दूसरी बात, अब हम ये भी ले रहे हैं, जैसे आत्मनिर्भर पैकेज में बैंकों ने हमें बताया कि लगभग 7, जब मैंने आपको बताया लगभग 9 लाख लोगों को इकाइयों को ऋण मिलना था, उन्होंने ये बताया कि इसमें से लगभग 1,67,000 इकाइयों ने ये कहा है कि हम ऋण नहीं लेना चाहते हैं। तो हमने बैंकों से उनकी सूची मांगी है कि ब्रांच वाइज, शहर वाइज हमको सूची दीजिए, उनके टेलीफोन नंबर दीजिए, हम बात करेंगे कि भाई आप क्यों नहीं ऋण लेना चाहते हैं, क्या कठिनाई है। तो आप देखिए, सरकार हर तरफ से प्रोएक्टिव है कि जो नई इकाइयाँ एमएसएमई लग रही हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। आप ये तो जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, ये हमारे पास इकाई वाइज, जिले वाइज, बैंक वाइज
सब सूचियां मौजूद हैं, कोई लेना चाहेगा तो हम वो सूचियां उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ साथ जो जैसे एक हमारी जो एक बड़ी एम्बिशियस स्कीम चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि एक जनपद एक उत्पाद, उसमें हर जनपद में उस उत्पाद से संबंधित जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको हम ऋण दिला रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिला रहे हैं। पिछले साल लगभग 20,000 लोगों को प्रशिक्षण दिलाया गया और उसी तरह से नई लगभग इसी ODOP में ही लगभग 8,000 नई इकाइयाँ के लिए वित्त पोषित हुआ था। तो ये सारे कोई आंकड़ेबाजी नहीं है, ये सब सूचियाँ मौजूद हैं, लिस्ट हैं, आदमी हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने ऑनलाइन लोन मेला कराया तो उसमें लोगों को बंटवाया, खुद आए लोग, उन्होंने उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। और जहाँ तक देखिए मैं आपको बताऊँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सरकार का जो कार्यक्रम है उसका असर ये हुआ कि पिछले साल मतलब ये जो 2019-20 और जो 18-19 में जो कि ODOP स्कीम का पहला साल था, हमारे प्रदेश से होने वाले निर्यात में 38% की वृद्धि हुई। जो निर्यात 80,000 करोड़ का था वो को मिला के 1,20,000 करोड़ हुआ। और पिछले साल नवनीत जी, जो है उस निर्यात आपने में बताए हैं 10% की वृद्धि हुई फरवरी आप तक। दे रहे हैं ये बड़े अच्छे और बड़े खुशनुमा और लग रहे ये हैं। सुनिए, ये आंकड़े नहीं है, ये सुनिए नहीं खुशनुमा नहीं, ये आंकड़े नहीं है, ये वेरीफाइड फिगर्स हैं जो कि भारत सरकार के निर्यात विभाग ने दी हैं, हमने नहीं बनाई। जी, ODOP से मैं सवाल मेरा ये है कि उसको ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने के लिए भी कोशिशें की गई, तो वो कोशिशें कहां तक पहुंची हैं ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने के लिए? कर रहे हैं जी। देखिए, आपको हमने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है, फ्लिपकार्ट के साथ जोड़ा है, अमेज़ॉन के साथ जोड़ा है और लगभग हमारे 10,000 प्रोडक्ट जो हैं इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिनकी बिक्री इस दौरान जो लॉकडाउन पीरियड रहा है इस दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनकी बहुत अच्छी बिक्री हुई है। और अब हम इनको इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने जा रहे हैं। हमारा जो है अभी एक हफ्ते में Amazon.com जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिस पे एक्सपोर्ट होता है, और eBay, इन दोनों संस्थाओं के साथ हमारा MOU साइन हो रहा है, तैयार हो गया है। अगले हफ्ते जब भी समय है वो उसमें आपको बताएंगे। ये दोनों के साथ ODOP प्रोडक्ट्स का हो जाएगा। और 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त के दौरान हम लोग एक इंटरनेशनल वर्चुअल एग्जीबिशन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है वो फिज़िकल एग्जीबिशन हो नहीं सकती है। हमने FICCI और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ ये टाई अप किया है कि हम एक बहुत बड़ा वर्चुअल एग्जीबिशन करेंगे जिसमें हमारे 500 ODOP के पार्टिसिपेंट रहेंगे जो कि अपने प्रोडक्ट बेचेंगे। चूंकि ABP गंगा के साथ इस वक्त बहुत दर्शक जो है जुड़े होंगे, युवा जुड़े होंगे, जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो उद्योग अपना खुद का शुरू कर सके। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में लौटे हैं वापस, लाखों में, करीब 35 लाख की संख्या खुद MSME मिनिस्टर ने दी है कि करीब इतने लोग वापस लौटे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताएं, अगर किसी के मन में ऐसा है कि वो अपना उद्योग सेटअप करे, शुरू करे, वो लगाना चाहे, तो वो क्या करे, सब उसको क्या करना चाहिए, किन प्रक्रियाओं का पालन करे, वो क्या करे, क्योंकि बैंक में जाके बहुत सारी समस्याएं उसको फिर फेस ना करनी पड़े, आसानी से उसका काम हो जाए। दो तीन चीज़ें हैं जी, 2-3 चीज़ें हैं। एक, हमारी कई योजनाएं हैं, जैसे कि जो ट्रेडिशनल पारंपरिक काम करने वाले लोग हैं, मैं छोटे से शुरू कर रहा हूँ, जैसे हलवाई, मोची, बढ़ई, लुहार, जो इस टाइप के लोग जो काम करने वाले हैं, हमारी एक बड़ी योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, और वो ऑनलाइन है। आप अगर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना टाइप करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा, उसका फॉर्म भी ऑनलाइन है। आप कहीं से भी उसमें ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम उसमें ट्रेनिंग आपको दिलाएंगे और आपको फ्री में टूल किट भी देंगे जी। और अब इस साल से हमने नया निर्देश कर दिया है कि जितने भी हमारे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थी हैं जो प्रशिक्षण पा रहे हैं, उनको मुद्रा योजना के अंतर्गत उनका फॉर्म बैंक से हमारी संस्थाएं भरवाएंगी, हम लोग भरवाएंगे और उनको हैंड होल्ड करेंगे, ताकि ट्रेनिंग, टूल किट और उनको जो प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए बैंक से उनको ऋण उपलब्ध करा दें, ताकि जो भी अपना छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हैं वो तत्काल अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमारा इस साल का लगभग 30,000 का लक्ष्य था,
मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास लगभग 90,000 प्रार्थना पत्र आ गए हैं और हमने ये तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी जितने भी लोग आते हैं सबको प्रशिक्षण कराइए। तो इस साल हम 90,000 जो अभी तक एप्लीकेशन आ चुके हैं, हम सभी 90,000 का ट्रेनिंग कराएंगे, उनको टूल किट देंगे और उनका हम बैंक में फॉर्म भरवा कर उनको ऋण दिलाएंगे अगर वो ऋण लेके अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं। ठीक है, एक हमारी ये, दूसरी हमारी जो एक जनपद एक उत्पाद योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसकी वो भी ऑनलाइन है योजना। उसमें हम बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये मीडियम लेवल की इकाई हो सकती है, इसमें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकता है। ये भी ऑनलाइन है, इसमें भी कोई भी ऑनलाइन लेके अपना फॉर्म भर सकता है। इसमें ट्रेनिंग भी है उस प्रोडक्ट में, उस ज़िले में उस प्रोडक्ट की, जैसे चिकन है तो चिकनकारी में ट्रेनिंग भी हम दिलाएंगे और अगर वो व्यवसाय करना चाहता है तो उसको एक टूल किट भी मिलेगी फ्री में और उसका बैंक में हम फॉर्म एप्लीकेशन भरवा के हम ही लोग फॉलोअप करेंगे कि उसको ऋण मिले और वो इकाई स्थापित करे। ये इसमें है। तीसरा जो है हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, PMEGP। PMEGP में भी जो है 25 लाख तक का लोन है प्रथम बार में और उसमें 35% तक का अनुदान है। ये पहली वाली भी पहले जो मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बताई उसमें भी अनुदान है। तो ये छोटी और बड़ी, छोटी छोटी और मीडियम स्केल की और स्मॉल स्केल की इकाइयों के लिए ये सारी हमारी योजनाएं जो हैं वो ऑनलाइन है। कोई भी जो है अपना इस ऑनलाइन इस नाम की स्कीम टाइप करेगा, वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकता है। अप्लाई होगा तो हमारे जो कार्यालय है वो उनसे संपर्क करके उनकी फॉर्मेलिटी पूरी कराएगा और हमारे हर ऑफिस, हर जिले में जिला महाप्रबंधक, जिला उद्योग उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र बने हुए हैं। कोई भी अगर किसी को किसी प्रकार की कठिनाई है वहाँ उस कार्यालय में जा सकता है, वो उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कैसे आप कौन सा फॉर्म किस बैंक में कैसे भर सकते हैं और उनका चयन किसी न किसी योजना में, रोजगार की योजना में कराकर उनको फॉर्म भरवाएंगे जी। तो ये 2 तरह की योजनाओं के बारे में मैंने बताया। एक हमारी है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें भी हम लगभग 20,000 लोगों को इसमें भी ऋण उपलब्ध कराएंगे इस साल में। ये भी ऑनलाइन है। नवनीत जी, कुल मिलाकर बहुत सारी योजनाएं और उन योजनाओं से अप्लाई कर सकता है तो लोन लिया जा सकता है और लोन लेकर कोई अपना सेटअप शुरू कर सकता है, स्टार्टअप शुरू कर सकता है। लेकिन बहुत सारे युवा और इन सब योजनाओं में लोन में अनुदान भी है। जी, अनुदान भी आप कह रहे हैं, लेकिन इसका दायरा कितना बड़ा है? क्योंकि जो संख्या आप बता रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से और उतने युवा जो अभी बेरोजगार हैं उनके लिहाज से थोड़ी कम नजर आती है, तो इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है आने वाले वक्त में? नहीं, दायरा तो बढ़ रहा है। हमने तो, मैंने आपको जैसे बताया, विश्वकर्मा सम्मान में इस साल 90,000 एप्लीकेशन आई हैं, तो हम 90,000 को लेंगे। जो भी एप्लीकेशन आएंगे उनको हम लाभान्वित कराएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो आपको लगता है कि उस पर किसी तरह का कोई असर पड़ा है, और अगर असर पड़ा था तो उससे क्या निपटा जा चुका है या निपटने की कोशिशें अभी चल रही हैं? देखिए, वो लॉकडाउन में उद्योग कुछ बंद हुए थे, तो उस दौरान जो इंडस्ट्री थी अब वापस पटरी पे आ रही है और सरकारें, हम लोग सब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनकी कोई भी इस तरह की समस्या है, जैसे एक समस्या मैंने आपको बताई ना वर्किंग कैपिटल की थी, तो ये बैंकों से भारत सरकार ने किया, तो हम उनको हैंड होल्ड करा के उनको बैंकों से वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा दिला रहे हैं। लोगों की जीएसटी रिफंड की समस्याएं थी, तो वो जीएसटी हमने जो MSME साथी ऐप है उसमें जीएसटी को जोड़ा है कि जिसका जीएसटी रिफंड अगर नहीं मिल पा रहा हो तो वो उसमें इन्फॉर्मेशन डालेगा, तो हम पीछा करके उसका जीएसटी रिफंड दिलाएंगे। इसी तरह से विभागों से भुगतान की समस्याएं हैं, वो भी हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप उस पर डालिए MSME साथी पे, हम संबंधित विभाग से पीछा करके आपका भुगतान कराएंगे। तो ये सब तरह की समस्याएं आ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सोल्यूशन भी दे रहे हैं कि साथ साथ हम उनका प्रयास भी कर रहे हैं कि ये सारी समस्याएं सॉल्व हों, और समस्याएं सॉल्व भी हो रही हैं। देखिए, हमने अभी एक सर्वे कराया था, उसके हिसाब से लगभग 60% इकाइयाँ 80 से ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही हैं। तो इसका मतलब इकाइयाँ पुनर्स्थापित होकर अपना चलने लगी हैं। तो अब जब इकाई चलने लगती है तो फिर वो पूरा उसका प्रोसेस, पूरा उसका इकोनॉमिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, फिर वो चलने लगता है। उनको जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं वो हम लोग उसको सॉल्व करा रहे हैं, हैंड होल्ड कर रहे हैं। तो अगर इसी तेजी के साथ चलते रहे नवनीत जी, तो 1 ट्रिलियन
वहां तक पहुंचा जा सकता है? देखिए 1 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसके लिए सब तरफ से प्रयास हो रहे हैं। इसी तरह से प्रयास होते रहेंगे तो 1 ट्रिलियन भी पहुंच जाएंगे। सर, आपने ये भी बताया कि असर पड़ा है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि नौकरियां गई हैं लॉकडाउन के दौरान, कोरोना संक्रमण के काल में, जैसे फैक्ट्री जो बंद हुई हैं या कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हुए नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं वो ऐसा होता है साहब। देखिए नहीं, कोई बंद नहीं। देखिए मैंने आपको बताया ना, इस समय कोई फैक्ट्री बंद नहीं है। कोई ये जैसे आपको मैंने अभी फिगर दिए थे कि लगभग 8 लाख इकाइयाँ चल रही हैं, उनमें 50 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये जो हमारी फॉर्मल सेक्टर की इकाइयाँ हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर की इकाइयाँ हैं, वो लगभग 90 लाख हैं। वो सब चल रही हैं, कहीं किसी इकाई के रुकने या बंद होने का कोई ऐसा वो नहीं है। इनफैक्ट क्या है कि जो लोग पहले काम कर रहे थे इन सब इकाइयों में, वो तो काम कर ही रहे हैं। इनके अलावा जो प्रवासी आए हैं वो भी अभी समायोजित हुए हैं। जैसे जैसे नई इकाइयाँ सर, स्थापित हो रही हैं, करीब 35 पुरानी लाख इकाइयों को लोग नए ऋण वापस मिल आए रहे हैं, हैं, जो उनकी जानकारी दी कैपेसिटी है बढ़ हमें। रही है। करीब 35 लाख लोग आए हैं, उनमें से कितनों को अब तक रोजगार मिल जी। गया है, क्योंकि उनकी स्किल मैपिंग तो हुई है? नहीं देखिए, दो जी देखिए, वो जो वापस आ रहे हैं उनको रोज़गार के कई तरह के अवसर हैं। एक तो जो गांव में काम करना चाहता है उसको मनरेगा में काम दिया गया है। जो इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, लगभग 10 लाख के आसपास लोग हमारे यहाँ उद्योगों में समायोजित हुए हैं, जो कि नई इकाइयों में समायोजित हुए हैं या एग्जिस्टिंग इकाइयों में समायोजित हुए हैं, जिनमें कि एडिशनल लोन देके उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। तो ये पूरी प्रक्रिया प्रवासी श्रमिकों को समायोजित करने की जो है वो चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो उद्योगों में हुए हैं, प्लस जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान में अकेले में ही 90,000 आ गए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। हमने जो हमारा जो हौजरी जैसे गारमेंट वाले हैं, उन्होंने लगभग 25,000 जो टेलर्स हैं उनको बुला के उनको नौकरियां दी हैं। तो हर सेक्टर में जो है वो ये रोज़गार के अवसर पैदा करके समायोजित किया गया है और किया भी जा रहा है, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि जितने भी जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं वो भी समायोजित हो रहे हैं और जो पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो भी उसी तरह से काम करते रहें। जी। सर, सवाल ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वो सरकार के आंकड़े, लेकिन वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये दर इतनी बढ़ती जा रही? तो इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या अब वो देखिए, मैं तो उद्योग की बात कर सकता हूँ। उद्योग में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर साल समायोजित कर रहे हैं। हम लोग हर साल समायोजित कर रहे हैं, नए उद्योग खोल रहे हैं, नए उद्योगों में नौकरियाँ हम सृजित कर रहे हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो लोग अपना काम करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण दे के टूल किट भी दे रहे हैं। ये तो उद्योग तो सरकार का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि स्किल मिशन है। उसमें स्किल मैपिंग करके उनको प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ टाई अप करा के वो लोग भी जॉब्स दे रहे हैं। मनरेगा में जॉब्स मिल रही हैं। तो जॉब्स तो सब जगह मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप जैसा कहें। लेकिन यह है कि जो जिस हिसाब से जो जनसंख्या बढ़ती रहती है और जॉब्स मिलती रहती हैं, तो हमेशा आगे पीछे होता रहता है। लेकिन सरकार का जो नौकरियां देने का जो कार्यक्रम है वो बदस्तूर बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैंने आपको बताया कि इतनी, जैसे अभी एमएसएमई सेक्टर में ही हमने लगभग 2.5 लाख इकाइयों को, जो नई इकाइयाँ स्थापित हुई हैं, तो 10 लाख तो रोज़गार उसी से ही पैदा हुआ है। तो ऐसे नई इकाइयाँ स्थापित हो जा रही हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जी, नवनीत सहगल जी, आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नवनीत सहगल, जो कि अपर मुख्य सचिव एमएसएमई है, वो एबीपी गंगा के साथ जुड़े। उन्होंने भी सारे सवालों के आंकड़ों के साथ जवाब दिए, जो आंकड़े हैं जिनके लिए विपक्ष ये कहता है कि सरकार आंकड़े नहीं दे रही है। तो आज एबीपी गंगा पर उन्होंने आंकड़े भी दिए और कितने लाख लोगों को लॉकडाउन के दरमियान रोजगार मिला है, ये जानकारी भी उन्होंने दी है। तो एबीपी गंगा पर ये विशेष कार्यक्रम एमएसएमई अधिवेशन लगातार जारी है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी ये बड़े कवरेज, ये अधिवेशन लगातार जारी रहेगा।